talk about six, baby. Let's talk Let's do about it. you and And me. me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six. That's Baby. it. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो मैं आ गया हूँ फिर से एंड मैं ज़िंदा हूँ. कुछ लोगों को लगा था मैं शायद मर गया हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ. आई एम स्टिल अलाइव. आई एम स्टिल अलाइव. ज़िंदा हूँ मैं. तो भाई लोग, क्या हाल है आप लोगों का? सैफ अंडर 19 जो चैम्पियनशिप है उसकी हम बात करेंगे आज. एंड वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट PFF इलेक्शंस, क्योंकि अभी पाकिस्तान में वही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा फुटबॉल से रिलेटेड. कुछ खास इतना हो नहीं रहा. तो वी विल टॉक अबाउट दैट. सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप की जहाँ तक बात है, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, तो एक अच्छी चीज़ हुई है. बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल और मालदीव्स, ये 4 टीमें जो कि सेमीफाइनल में जाके पहुंच चुकी हैं. मालदीव्स कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग है. और वो सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि भूटान और बांग्लादेश के होते हुए आप ये देखो कि काफ़ी टफ ग्रुप था उनका और उन्होंने बांग्लादेश से ड्रॉ कर दिया, जिनके पास 2 डायस्पोरा प्लेयर थे. 2 डायस्पोरा प्लेयर्स के साथ वो जा रहे थे. एक वो फरजाद आफ्ताब है और दूसरा जो है वो अब्दुल कदीर है. अब्दुल कदीर लेफ्ट विंगर. तो वो 2 डायस्पोरा प्लेयर हैं जिसके साथ वो जा रहे हैं. अब्दुल कदीर जो है वो इटली का बांग्लादेशी ओरिजिन का प्लेयर है. इटली में रहा है काफ़ी टाइम. और USA से फरजाद है जो कि अभी रिसेंटली खेल रहा है बांग्लादेश के लिए. तो ये 2 डायस्पोरा प्लेयर लेके गए हैं. इवन उन्होंने अंडर 19 टीम में भी डायस्पोरा प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करके इंक्लूड किया है अपने स्क्वाड में. श्रीलंका ने भी ऐसे ही किया. श्रीलंका के पास 4 डायस्पोरा प्लेयर थे अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल. ठीक है, वो भी 4 डायस्पोरा प्लेयर लेके गए हैं. अब वो उनका, तुम कहोगे कि यार वो इंडिया से 8-0 हार गए. इंडिया से 8-0 वो इसलिए हारे, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि आप देखो कि उनकी जो फुटबॉल है वो 5 साल से बिल्कुल स्टैग्नेट रही है. अभी जब उनके ऊपर से बैन लिफ्ट हुआ है तो वो थोड़ा सा उन्होंने खेलना शुरू किया थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी यूथ डेवलपमेंट नहीं हो रही. उनकी अंडर 16 की टीम कोई प्रॉपर टीम नहीं है. उनकी विमेंस टीम इतनी कोई ख़ास नहीं है. उनकी अंडर 19 टीम उस तरह से डेवलप नहीं हुई क्योंकि वो भी बैन से निकल के आए थे. वो लोग भी सस्पेंशन से निकल के आए थे और उनकी भी अभी जाके लीग स्टार्ट हुई है. कोई ये अप्रैल में लीग स्टार्ट हुई है काफ़ी 4-5 साल के बाद. तो 5 साल के बाद आपकी लीग है. ठीक है, पाकिस्तान में तो 10 साल से कोई प्रोफेशनल लीग नहीं है. फीफा रिकग्नाइज लीग भी कोई नहीं हुई है. 2018 में जो लीग हुई थी उसको फीफा नहीं मानता. 2021 में जो लीग हुई थी वो बीच में बंद हो गई थी, उसको भी फीफा नहीं मानता. पाकिस्तान में जो हुई है, ठीक है. तो मुझे उसका हवाला मत देना कि 2018 में एक लीग हुई थी उसमें कलीमुल्लाह ने 35 गोल मार दिए थे. फीफा डजंट गिव अ शिट अबाउट दैट लीग. पहली बात. 2021 वाली जो लीग थी उसको भी फीफा मानता ही नहीं है. तो जब फीफा ही नहीं मानता तो कराते रहो एमेच्योर लीग्स, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. तो यही है. और वी नीड प्रोफेशनल लीग इन पाकिस्तान एंड सो डज श्रीलंका, ताकि वहाँ पे यूथ डेवलपमेंट होती रहे और पाकिस्तान में भी यूथ डेवलपमेंट हो. तो ये है कि सिर्फ डायस्पोरा प्लेयर से कुछ नहीं होता, ये श्रीलंका ने हमें दिखाया है. और दूसरी चीज़ ये है कि डायस्पोरा प्लेयर आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने हमें ये दिखाया है. तो बांग्लादेश ने हमें ये करके दिखाया. लेकिन बांग्लादेश भी आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा अपने यूथ प्रोग्राम पे काम कर रहा है. BFF एलीट एकेडमी है जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन है, उसकी एलीट एकेडमी है जो जहाँ से काफ़ी उनका टैलेंट निकलता है. फिर बनमाता टूर्नामेंट वो करवाते हैं जिधर से उनका काफ़ी यूथ टैलेंट निकलता है और काफ़ी अच्छा निकलता है. अभी वो जो लड़का है मुर्सद अली, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वो लोकल प्लेयर है उनका, ठीक है, जो फॉरवर्ड उसमें खेल रहा है. फिर उनका जो कैप्टन है, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है. अभी वो जो कैप्टन है फैसल, उसने गोल भी मारा है. फैसल स्कोर्ड एज़ वेल. सुमोन है उनका प्लेयर, सुमोन रज़ा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है. उसने अभी दूसरा गोल मारा था आई थिंक, ये जो 3-0 जो भूटान के अगेंस्ट जीते हैं उसमें सेकंड गोल उसका था. तो बांग्लादेश अपने लोकल प्लेयर्स भी डेवलप कर रही है, ये जो मैंने सारे प्रोग्राम्स बताए हैं उसके थ्रू. और अभी देखो आप डायस्पोरा प्लेयर भी इनकलकेट कर दिए गए हैं. अब सेमीफाइनल का तो पता लग गया कौन सी 4 टीमें, कौन जीतेगा ये सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप. लास्ट ईयर भी हम सैफ अंडर 19 अंडर 20 में हमने अपनी टीम नहीं भेजी, इस बार भी नहीं भेजी, थैंक्स टू हारून मलिक साहब. अब वो लोग अपनी यूथ टीम में डायस्पोरा प्लेयर्स इनकलकेट किए जा रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे जब शहजाद अनवर ने कोशिश की कि AFC अंडर 23 में 2023 के अंदर पाकिस्तान में 2 डायस्पोरा प्लेयर्स को लेके आया जाए जिनका टिकट हारून मलिक साहब ने नहीं दिया था. उसका नाम था, एक का नाम था हारिस ज़ेब और दूसरे का नाम था इमरान कियानी. इन दोनों के टिकट नहीं दिए थे हारून मलिक ने.
उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, ही डिड नॉट फैंसी हारिस ज़ेब, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की बकौल उनके थकी हुई लीग में खेलता है, बकौल उनके। ठीक है, तो हम ये करते हैं। जब शहजाद अनवर ने कोशिश की कि यार डायस्पोरा प्लेयर्स लेके आते हैं पाकिस्तान की अंडर-23 टीम में, तो हमारे हारून मलिक प्रेसिडेंट ने कहा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के प्रेसिडेंट ने, कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने कोई टिकट के पैसे नहीं देने, और जो करना है कर लो, हारिस ज़ेब नहीं खेलेगा और इमरान कियानी नहीं खेलेगा। तो वो ये है कि फिर अब रिजल्ट्स भी फिर उसी तरह के आते हैं। एनीवेज, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं जो कि PFF इलेक्शंस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। डायस्पोरा प्लेयर्स के ऊपर तो हमने बात कर दी, लेकिन मैंने तीनों इंटरव्यूज़ देखे अली एहसन के, और बड़े ही ज़बरदस्त इंटरव्यू उन्होंने किए। मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा, इस्माइल भाई का। वो दोनों मेरे चैनल पे आएंगे, एंड आई विल ट्राई कि ये दोनों मेरे चैनल पे आए। और एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट हमने प्लान किया हुआ है, तो वी विल सी कि उसमें क्या डिस्कशन होती है। लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने ये मोहसिन गिलानी का मैंने देखा जो पूरा पॉडकास्ट था, फिर मैंने वो दूसरा पॉडकास्ट भी देखा जिसमें हमें पता चला कि हाफिज़ ज़काउल्लाह क्या सोचते हैं, हमें ताहा अली ज़ई के बारे में पता चला। तो मेजर टेक अवेज़ क्या है मेरे लिए, मेजर टेक अवेज़ क्या हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे थोड़े से, मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन मैं अपनी बात करूंगा। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को क्या पॉजिटिव चीज़ लगी और क्या नेगेटिव चीज़ लगी, क्योंकि अब ये PFF इलेक्शन में ये 3 कैंडिडेट ही हमारे पास हैं। इसी में से PFF की जो कांग्रेस है जिसमें 24 मेंबर्स हैं, वो इसी में से उन्होंने बंदा इलेक्ट करना है और ये उन्होंने ही वोटिंग करनी है। जो भी PFF कांग्रेस में 24 लोग हैं, जिसमें 7 डिपार्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब वो 7 डिपार्टमेंट्स वोट करेंगे कि नहीं करेंगे वो एक अलग डिबेट है। वो क्योंकि 2015 में भी PFF इलेक्शंस के अंदर उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया था अपना, उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। सो उनका PFF इलेक्शंस 2015 में जो वो था मामलात थे, वो यही थे कि यार बिल्कुल वोटिंग कैंसिल आउट हो गई थी। सो अब क्या होने वाला है, पहले मैं बात करता हूँ हाफिज़ ज़काउल्लाह पे। हाफिज़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने बोला जी कि गुजरांवाला में मेरा एक फ़ुटबॉल वो था, मेरा क्लब था आज़ाद फ़ुटबॉल क्लब के नाम से, और 1983 से चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जो फैमिली है वो फ़ुटबॉलिंग फैमिली है। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप डिपार्टमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्होंने बोला कि हम उनको AFC क्लब लाइसेंसिंग के अंडर लेके आएंगे, उसके अम्ब्रेला के अंडर, और उनको मजबूर किया जाएगा कि उनको AFC क्लब लाइसेंसिंग की तरफ जाना चाहिए और एक्वायर करना चाहिए लाइसेंस। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है और यही होना चाहिए। देखो, AFC क्लब लाइसेंस का मतलब ये है कि फिर आप यूथ अकेडमी अपनी बनाते हो, जो कि वापडा के पास नहीं है। आप अपनी यूथ अकेडमी बनाते हो, जो कि KRL के पास भी नहीं है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी यूथ अकेडमी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी फ़ुटबॉल क्लब के पास भी वो नहीं है यूथ अकेडमी। पाकिस्तान का जो नेवी फ़ुटबॉल क्लब है वो भी डिपार्टमेंट है, उसके पास भी यूथ अकेडमी नहीं है। तो AFC का क्लब लाइसेंस एक्वायर करने के लिए क्या चाहिए होता है, यूथ अकेडमी चाहिए होती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम चाहिए होता है, विमेंस टीम बनानी पड़ती है। ठीक है, ये 3-4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने पड़ते हैं। तो AFC क्लब लाइसेंस इज़ द मेरे लिए नो गो एरिया है। ठीक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बेशक आप कह दो ठीक है यार, डिपार्टमेंट जो है ना वापडा, वो अपना नाम नहीं चेंज करेगा। नाम जो है वो इराक में भी एक एयरफोर्स की क्या कहते हैं डिपार्टमेंट थी, उन्होंने भी यही कहा था कि यार हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आगे फ़ुटबॉल क्लब लगाएंगे और हम AFC क्लब लाइसेंसिंग के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको पूरा करेंगे और सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा करके लाइसेंस एक्वायर कर लेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आप जाके AFC चैलेंज लीग में खेल सकते हो प्ले ऑफ में, वरना आप नहीं खेल सकते। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश में भी जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग का फ़ुटबॉल क्लब है वो टाइटल जीतने वाला है, तो उनको भी यही कहा गया है कि यार आप लाइसेंस एक्वायर करें। उन्होंने बोला है हम लाइसेंस एक्वायर कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द सीज़न। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैं हालात बता रहा हूँ। ठीक है, उनके पास लाइसेंस नहीं था पहले, ये जो मोहम्मदन ढाका है उनके पास लाइसेंस नहीं था, स्पोर्टिंग मोहम्मदन ढाका जो है। तो इनको भी यही करना पड़ेगा। मुझे एक बात हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब की अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि हम लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा चांस देंगे। अच्छा, अब ये बात मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी, मैं समझाता हूँ। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि लाहौर से हैं, उन्होंने एक बार मुझे लाइव सेशन पे बोला कि अगर पाकिस्तान में प्रीमियर लीग आ गई तो मैं डायस्पोरा प्लेयर्स के ख़िलाफ़ हो जाऊँगा। ठीक है, अब ये एक सब्सक्राइबर का ओपिनियन है। ठीक है, मैंने फिर यही आगे से मैंने इसके ऊपर जवाब उस टाइम भी दिया था और मैं फिर से यही जवाब दूंगा। आप गौर से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर आप ये समझते हो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग लाने के बाद 1-2 साल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर मॉड्रिच प्रोड्यूस करोगे, आप एम्बापे प्रोड्यूस करोगे, आप प्रोड्यूस करोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 साल में तो ये हो जाएगा,
घंटा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, आपने जब जैसे कि ताहा अली ज़ई ने अपने इंटरव्यू में बोला ऑन द माइक के ऊपर कि मेरा प्लान है कि मैं अगस्त सितंबर में क्या करने वाला हूँ, अगस्त सितंबर में मैं लाना चाहता हूँ पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2025। उनकी कोशिश है कि वो लेके आएंगे, उन्होंने ये बोला। ठीक है, मोहसिन गिलानी ने ऐसी कोई डेट नहीं दी। हमारे जो हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब हैं उनके पास भी क्लियर प्लान नहीं था कि उन्होंने लीग कैसे लेके आनी है। तो ये मुझे इन दोनों का कोई क्लियर प्लान नहीं लगा। हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब और मोहसिन गिलानी थोड़े से मुझे लगा कि ये कंफ्यूज हैं लीग के स्ट्रक्चर के बारे में। मोहसिन गिलानी साहब ने तो ये भी कहा कि जो फ्रेंचाइज लीग है उसको वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स और क्लब्स के साथ फुटबॉल नहीं चल सकती। पॉइंट उनका वैलिड है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले पिरामिड सिस्टम पे काम होना चाहिए। अगर आपका पिरामिड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप फ्रेंचाइज लीग की बातें करो तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बातें। क्यों? आईएसएल भी जब आई थी तो उससे पहले क्या था, आई लीग 1996 से चल रही थी। ऑलरेडी प्रमोशन और रेलीगेशन वाला उनके पास क्या था, लीग थी, इकोसिस्टम था। पाकिस्तान के पास कौन सा इकोसिस्टम है? घंटा कोई इकोसिस्टम नहीं है। तो पहले काम करना चाहिए पिरामिड सिस्टम पे। उसके बाद आप जो भी अपना फ्रेंचाइज लीग का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो 4 साल बाद, 3 साल बाद की बातें होनी चाहिए। पहले 2 सालों में या पहले 3 सालों में ये प्रेसिडेंट का काम होना चाहिए कि वो एक इकोसिस्टम यानी कि पिरामिड सिस्टम लेकर आए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट की लीग हो, जिसमें एक सेकंड टीयर हो जिसमें 10-12 टीमें आप रख लो, आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट ईयर हो जिसमें आप फिर 10-12 टीमें रख लो, और उसमें प्रमोशन रेलीगेशन हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, जो मेरी पिछली वाली वीडियो है। मसला ये है कि जब आपकी लीग आएगी तो उसको 10-15 साल लग जाएंगे एक प्रॉपर आलमगीर टाइप का प्लेयर प्रोड्यूस करने में। आपका भी बेस्ट मिडफील्डर आलमगीर है, ठीक है, लोकल में। आलमगीर टाइप का प्लेयर प्रोड्यूस करने में 10-15 साल लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह के अगर आपने आलमगीर जैसे 10 प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, आपको 10 से 15 साल लगेंगे। ये आप मेरी बात याद रखना, अगर डिपार्टमेंट और क्लब के साथ एक पिरामिड सिस्टम वाली लीग आती है। इसका मतलब ये है दैट यू ऑलवेज नीड डायस्पोरा प्लेयर्स। वाई? बिकॉज द अदर कंट्रीज वो भी ग्रो कर रही हैं 10-15 सालों में, वो आपके लिए रुक तो नहीं रही। दे विल नॉट स्टॉप फॉर यू, राइट? वो तो आपके लिए नहीं रुकेंगी। दे विल नॉट स्टंट देयर ग्रोथ। तो जब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हथियार है कि आप डायस्पोरा प्लेयर यूज़ करो और जल्दी से अपना जो रैंकिंग है उसको बेटर करो। क्योंकि 2027 में, मैं आपको एक और लॉजिक दे देता हूँ, 2027 में भाई साहब आपके आने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। उसमें फिर आपको राउंड 1 खेलना पड़ेगा। अगर आप राउंड 1 नहीं खेलना चाहते तो आपकी रैंकिंग 140 होनी चाहिए। तो 2 साल के अंदर आपने 140 करना है। शॉर्ट टर्म प्लान आपका क्या होना चाहिए फिर, कि डायस्पोरा प्लेयर लेके आओ, जो भी क्वालिटी डायस्पोरा प्लेयर है, जो स्टैंडर्ड का डायस्पोरा प्लेयर है, एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन टाइप का, हारिस ज़ेब टाइप का, इस तरह के प्लेयर्स को आप लेके आओ। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डायस्पोरा प्लेयर्स, वी कैन नॉट। तो ये मुझे हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब की बात, मुझे इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आई। पहली बात तो ये मैंने लॉजिक से समझा दी है कि मैं क्यों प्रो डायस्पोरा प्लेयर हूँ, ये मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मोहसिन गिलानी की जो मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कही कि हम फैंस को जो हैं वो क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात की है, बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने कहा हम टेक्निकल कमेटी बनाएंगे जो कि ये डिसाइड करेगी कि कौन सा मैनेजर होना चाहिए, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को रखना है कि नहीं रखना, अदील रिस्की को रखना है नहीं रखना। ये बात उन्होंने की कि वेमेंस टीम की और मेंस टीम के कोचेज़ के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात की कि यार इस पे मैं ये करूँगा कि मैं टेक्निकल कमेटी बनाऊँगा और वो डिसाइड करेगी। फिर डायस्पोरा प्लेयर्स पे भी उन्होंने कहा कि येस आई एम अप फॉर डायस्पोरा प्लेयर्स, लेकिन टेक्निकल कमेटी ही डिसाइड करेगी कि कौन सा अच्छा डायस्पोरा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए और उसकी क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल बनाना चाहिए टेक्निकल कमेटी। 2012 में लिवरपूल की भी एक प्रॉपर स्पोर्टिंग कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी थी, जो कि रिपोर्ट करती थी मैनेजर ब्रेंडन रॉजर्स को। ठीक है, तो उसमें इयन नायर उसका हेड था उस टाइम पे। तो वो एक टेक्निकल कमेटी होती थी जो कि 10-12 लोगों की कमेटी होती थी और वो फैसला करती थी कि लिवरपूल का कौन सा प्लेयर साइन करना है और कौन सा प्लेयर साइन नहीं करना। ठीक है, तो वो डाटा ड्रिवन होता था उस टाइम पे भी। सो वो मॉडल लेके आना चाह रहे हैं। दूसरा, सबको पता है कि मोहसिन गिलानी ने मिडलैंड में काम किया, जो कि डेनमार्क का क्लब है और वो चैंपियंस लीग में भी खेल चुका है। तो वहाँ उनके साथ भी वो वाबस्ता रहे हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। जे लीग जो जापान की लीग है, उधर उन्होंने यूथ डेवलपमेंट में काम किया है। यूथ डेवलपमेंट पे, फुटबॉल डेवलपमेंट पे उन्होंने थीसिस लिखा हुआ है। ठीक है, AFC में रह चुके हैं, फीफा के साथ मुंसलिक रह चुके हैं। तो मोहसिन गिलानी का एक अच्छी CV है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं उनकी फ्रेंचाइज़ वाली बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि फ्रेंचाइज़ लीग में बड़े मसले हैं। आज तक हिस्ट्री में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइज़ लीग कामयाब हुई है, फ्रेंचाइज़ लीग कामयाब हुई है यूएसए में, और इंडिया में भी लोग कहते हैं, कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल कामयाब नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार इन्होंने हमें अपूया जैसा प्लेयर दिया और इन्होंने हमें छांगते जैसे प्लेयर्स दिए और ये सब, ठीक है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं, तो उधर पोलराइज्ड ओपिनियन है कि फ्रेंचाइज लीग कामयाब है या नहीं है। उधर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर इतनी अच्छी फ्रेंचाइज लीग है तो सुनील छेत्री की रिप्लेसमेंट किधर है, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी बातें होती हैं, काफ़ी क्रिटिकल लोग हैं जो ये बात करते हैं। तो एक तो आपकी जो फ्रेंचाइज फ़ीस है, मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, जो फ्रेंचाइज फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग विदाउट अ पिरामिड सिस्टम आती है, जो फ्रेंचाइज लीग आती है विदाउट अ पिरामिड सिस्टम, वो खोखली होगी, वो हमेशा खोखली होगी, 4 हफ्ते की होगी। ताहा अलीज़ई ने क्या बोला, जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी ताहा अलीज़ई के बारे में, मैं फिर से आऊँगा उनकी तरफ। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि सितंबर से जनवरी तक लीग हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने की लीग। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी में प्लेयर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, इसी में यूथ की डेवलपमेंट हो सकती है। इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती अगर आपकी पाकिस्तान में 5 महीने की लीग स्टार्ट हो जाए। और मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट कब हुआ था जब 3 महीने से ज़्यादा की लीग हमने करवाई थी, ये कब हुआ था मुझे तो याद नहीं पड़ा, पिछले 10 साल में तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो ये ताहा अलीज़ई ने अच्छी बात की कि जनवरी तक मैं लीग करवाना चाहता हूँ। फ्रेंचाइज लीग सिर्फ 4 वीक्स की होती है। अभी नेपाल सुपर लीग देख लो, 4 वीक्स में ख़त्म हो गई है। अभी वो अपनी मेन लीग करवाएंगे जो कि 3-4 महीने चलेगी, उसको नेपाल ए लीग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइज लीग में डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसमें ग्लैमर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रेंचाइज फीस जब आपके फ्रेंचाइजीज़ को पे करना पड़ेगा तो वो रोना धोना शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम तो खसारे में जा रहे हैं, हम तो लॉस में जा रहे हैं। 3 साल बाद वही चीख के बोलेंगे, चीखे मारेंगे कि यार हम तो लॉस में जा रहे हैं, हमारा तो वो प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है। फिर ऊपर से अगर आप टैलेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, क्योंकि फ्रेंचाइज लीग जो होती है उसको एक क्लब चाहिए होता है कि जिस क्लब से वो अपनी उसमें उठा सके। मैं आपको नेपाल की एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ये पोखरा थंडर्स थी, वहाँ पे ललितपुर थी, ठीक है। अनंता तमंग क्या सारा साल ललितपुर के लिए खेलता है? उसका एक क्लब है, वो वहाँ पे खेलता है, ठीक है। इसी तरह आप ये अनजान बिस्ता औरों को देख लें, आप इसको आयुष घलन को देख लें, ये पहले चर्च बॉयज़ यूनाइटेड में, और ये जो इनके बाकी त्रिभुवन आर्मी और पता नहीं कौन कौन से इनके क्लब हैं, ये उधर खेलते रहे पहले, ठीक है। एपीएफ पुलिस का भी इनका क्लब है, ये उधर खेलते रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइजेज़ होती हैं नेपाल की, वो उन क्लबों से जो कि नेपाल ए लीग में खेलती हैं, जिसमें 14 टीमें होती हैं, 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 11 क्लब्स होते हैं, वो जो नेपाल ए लीग है जिसमें प्रमोशन और रेलीगेशन होती है, उन क्लबों से फ्रेंचाइजेज़ ख़रीदती हैं नेपाल का प्लेयर। आपके कौन से क्लब हैं, आपकी कौन सी लीग है? आपका तो इकोसिस्टम ही नहीं है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि जो फ्रेंचाइज लीग के हिमायती हैं ना, वो इंतहाई बोगस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव एन ecosystem, you need to have a promotion relegation league first in order to bring a franchise league, to bring glamour. पहले बुनियाद तो खड़ी करो, पहले बिल्डिंग तो खड़ी करो। बिल्डिंग में तुम्हारी जल्जला आ जाए वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, और तुम फ्रेंचाइज लीग के ख्वाब देखते हो। तो ये एक मुझे था कि मैं मोहसिन गिलानी की इस बात से मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है कि वो थोड़े से ऑब्सेस्ड है फ्रेंचाइज लीग से, मुझे ये तासुर मिला है पर्सनली, मुझे ऐसा लगा। तो वो चीज़ है। अच्छा, ताहा अलीज़ई ने भी कहा कि आप मेरे से 1 साल पहले पूछते तो मैं स्ट्रेट नो बोलता फ्रेंचाइज लीग को, मैं स्ट्रेट नो बोलता। अभी उन्होंने कहा कि शायद मैं फ्यूचर में जाके सोचूं अगर पाकिस्तान की जो प्रीमियर लीग है, पिरामिड सिस्टम वाली लीग, वो नहीं चलती। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की है, अगर वो नहीं चलती, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट्स को खिलाएंगे तो एक बात तो फैक्ट है कि डिपार्टमेंट्स को कोई नहीं देखेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। अनलेस कि उसमें कलीमुल्लाह जैसा प्लेयर खेल रहा हो, सादुल्ला जैसा प्लेयर खेल रहा हो, आलमगीर जैसा प्लेयर खेल रहा हो, राव उमर हयात टाइप का कोई प्लेयर खेल रहा हो, हारून हामिद आके खेल रहा हो, ठीक है। हारून हामिद तो है डायस्पोरा प्लेयर है, अभी वो इंग्लैंड में खेल रहा है। तो इस तरह के जो वो है ना कि जब तक आप ये एक इकोसिस्टम नहीं लेके आओगे तो तब तक मुश्किल हो जाएगा, और डिपार्टमेंट्स को स्पॉन्सर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात सही है कि अगर आप अगस्त में लेके आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ताहा अलीज़ई, तो डिपार्टमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा स्पॉन्सर एक्वायर करना, व्यूअरशिप एक्वायर करना। और फॉर एग्जांपल जियो सुपर को आप बोलते हो या टैप मैट को आप बोलते हो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग को ना ज़रा वो करो, चलो टैप मैट तो मान जाएगा, शायद मान जाए कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जियो सुपर नहीं मानेगा, जियो सुपर कहेगा यार व्यूअरशिप नहीं आ रही वापडा और KRL के मैच की, तो हम क्यों दिखाएं, TRP नहीं आ रही।
तो ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब लीग स्टार्ट होगी तो उसके 10-15 साल या 20 साल के बाद आपको एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आ सकता है, या एटलीस्ट 10 प्लेयर आलमगीर जैसे नज़र आ सकते हैं आपको, या अली उज़ैर गुज्जर टाइप के आपको प्लेयर्स नज़र आ सकते हैं 10-15 साल के बाद। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल से आपकी कोई लीग ही नहीं है, आपकी कोई प्रोफेशनल रिकग्नाइज लीग नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि पहले इकोसिस्टम बनाओ जिसमें सबसे पहले पिरामिड सिस्टम विद प्रमोशन एंड रेलीगेशन नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए, विद AFC क्लब लाइसेंसिंग। ये सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मोहसिन गिलानी ने कुछ और अच्छी बातें की, वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्पेशलिटी है वो यूथ डेवलपमेंट है, तो मैं जापान का मॉडल लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो मैं 2-3 साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि मैं स्पॉन्सरशिप्स लाने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी पाकिस्तान के पास सिर्फ जिम आर्मर है, पाकिस्तान के पास सिर्फ माइलो की स्पॉन्सरशिप है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉन्सरशिप लेके आऊँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और उन्होंने कहा कि हम डाटा ड्रिवन थोड़ा सा जाएंगे और टेक्निकल कमेटी को यूज़ करेंगे। ताहा अली ज़ई ने मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स को टिक किया है। ही लाइक्स डायस्पोरा प्लेयर्स, ही वांट्स टू ब्रिंग गुड डायस्पोरा प्लेयर्स जो कि ज़बरदस्त एबिलिटी के मालिक हों, ठीक है, एवरेज डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं, वो जो कि पाकिस्तान को आके बेटर बना सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि हाफिज़ ज़काउल्लाह ने जो बात बोली, मैं वापस हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब पे आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो डायस्पोरा प्लेयर है वो एक महीने तक पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें लोकल प्लेयर्स के साथ आके ट्रेन करे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमज़ा चौधरी है फॉर एग्जांपल, तो शेफील्ड यूनाइटेड उसको छोड़ेगी ही नहीं 2 हफ्ते से ज़्यादा तक। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं छोड़ेगी शेफील्ड यूनाइटेड, क्योंकि विंडो ही 2 हफ्ते की होती है। जब विंडो ही 2 हफ्ते की है तो वो उससे पहले आ नहीं सकता, वो तो अपने क्लब के साथ खेल रहा होगा, क्योंकि उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिलते हैं या पाउंड्स मिलते हैं फ्रॉम शेफील्ड यूनाइटेड या फ्रॉम जो भी लेस्टर उसका मेन जो भी क्लब है, ठीक है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है हमारे जो PFF के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो भी बन के आएगा, कि भाई डायस्पोरा प्लेयर जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मेरे ख़्याल से वो आखिरी हफ्ते में इसीलिए आता है क्योंकि उसका क्लब ही उसको नहीं छोड़ता, इसीलिए हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स आखिरी हफ्ते में आते हैं। तो ये डिमांड करना थोड़ा अजीब है मेरे हिसाब से कि यार वो 1 महीने पहले आ जाए, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हमने दोनों चीज़ों को मिला के चलना है। तो यूथ डेवलपमेंट पे अभी इन्होंने यही बात की है, मोहसिन गिलानी ने भी ये बात की और ताहा अली ज़ई ने भी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के अंदर 5-6 साल का बच्चा जो है फ़ुटबॉल खेलता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खेलते हैं। मोस्टली 80-90% ऑफ द टाइम्स जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो 17-18 साल, 15-16 साल, 13-14 साल की उम्र से फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं मोस्टली। जो मेन पॉइंट है, पाकिस्तान में 6 साल के प्लेयर्स आपको बहुत कम मिलेंगे भी तो आपको कराची यूनाइटेड में मिलेंगे और पोपो FC में मिलेंगे, शायद ऐसे गार्डन्स में भी मिल जाए शायद। लेकिन ये मसला है कि एज ग्रुप्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो विदाउट अ लीग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के बगैर वो चीज़ें नहीं आ सकती, और विदाउट अ क्लब कल्चर वो चीज़ें नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आपका क्लब कम्पीट ही नहीं कर रहा, एक क्या कहते हैं दायरे में, एक कंपटीशन में कम्पीट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी यूथ डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। फिर फॉरेन टूर्स कैसे होंगे। तो फॉरेन टूर्स पे भी मोहसिन गिलानी ने एक बात की है कि टूर्स भी करवाए जाएंगे, और ये ताहा अली ज़ई ने भी ये बात की। उनकी तो कराची यूनाइटेड वैसे ही एस्पायर अकेडमी जाती रहती है, क्योंकि वो कराची यूनाइटेड के ओनर है। तो ताहा अली ज़ई ने तो यही बोला कि जैसे हमारी कराची यूनाइटेड है, उसके बच्चे जो हैं वो अंडर-9s के कतर जाते हैं एस्पायर अकेडमी, तो हम यही पॉलिसी अपनाएंगे अक्रॉस द नेशन, हम ये करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि कोचिंग एजुकेशन, जो कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इस्माइल भाई ने भी पूछा और अली भाई ने भी पूछा। कोचिंग एजुकेशन पिछले 6 साल हो गए, 6 साल से AFC C लाइसेंस तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ 2019 से। तो कोचिंग एजुकेशन कैसे बेहतर होगी उसके ऊपर भी मोहसिन गिलानी ने बोला कि हम जैसे इंडिया बांग्लादेश में प्रोग्राम्स होते हैं, D लाइसेंस होता है इंडिया में, ठीक है, बांग्लादेश में भी एक लाइसेंस होता है, वो करवाएंगे और पाकिस्तान के अंदर भी करवाएंगे। और पाकिस्तान के कोचेस को वो जो भी D लाइसेंस या C लाइसेंस जो भी है वो करवाने के बाद उनको भेजा जाएगा कहाँ पे, ईरान भेजा जाएगा या स्वीडन भेजा जाएगा और वहाँ पे कोचिंग करवाई जाएगी। तो ये मोहसिन गिलानी ने ख़ास तौर पे ये बात की और उनकी काफ़ी बातें अच्छी थी, लेकिन उनकी फ्रेंचाइज़ लीग वाली बात मुझे सही नहीं लगी। ऐसा मुझे लगता है कि ताहा अली ज़ई ने फ्रेंचाइज़ का बॉक्स भी टिक कर दिया है, डायस्पोरा वाला बॉक्स भी टिक किया है, और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की कि मैं अगस्त और सितंबर में
लीग लेके आना चाहता हूँ, दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी एंड दैट विल बी द शॉर्ट टर्म प्लान। तो अगर 2025 में लीग आ जाती है तो इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। तो यही चीज़ है जो कि मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था कि ये टेक अवेज थे, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। मोहसिन गिलानी के, हाफिज़ ज़काउल्लाह के, ताहा अलीज़ई के भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, बट कुछ चीज़ों में विज़न क्लियर नहीं है। ताहा अलीज़ई का मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा विज़न क्लियर लगा है अभी तक। मुझे ऐसा पर्सनली एज अ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन मुझे काफ़ी क्लियर उनका विज़न लगा है। अब देखते हैं कि वो कैसे पाकिस्तान को सर्व करते हैं अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं। और कायद-ए-आज़म के बाद वो सेकंड पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने वकालत पढ़ी है लिंकन्स इन से और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की भागदौड़ संभाली है और उसको लीड की है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने भी लीड किया था 1947-48 में PFF को। तो वो सेकंड पाकिस्तानी बन सकते हैं, ताहा अलीज़ई। सो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग मुझे बताएं आपको कौन बेटर लगता है। हो सकता है आप मोहसिन गिलानी के फ़ैन हो तो मुझे बताना, हो सकता है आप हाफिज़ ज़काउल्लाह के फ़ैन हो, मुझे बताना। हाफिज़ ज़काउल्लाह को गवर्नमेंट की सपोर्ट है, बाय द वे, ये उनको सपोर्ट है गवर्नमेंट की। और अली हसन ने तो ये भी पूछ लिया कि क्या आपके पीछे फैसल साले हयात का हाथ है। तो मेरे उस पे कान खड़े हो गए ज़रा, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार ये क्या सवाल पूछ लिया। तो उन्होंने कैटेगोरिकली, हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब ने डिनाई किया है कि मेरे पीछे गवर्नमेंट का हाथ तो है लेकिन मेरे पीछे फैसल साले हयात का हाथ नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन इलेक्ट होके आता है। 20 मई को पाकिस्तान का PFF इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई विल सी यू सून। टेक केयर। हस्ता ला विस्ता।